सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज मेरे साथ है मेरी फ्रेंड अर्चिता श्रीवास्तव, जिनकी निमसेट के अंदर 2020 में ऑल इंडिया रैंक है 116। इनको एनआईटी सूरत का अलॉट हुआ है और इनका फर्स्ट सेमेस्टर जस्ट अभी ओवर हुआ है। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इनसे इंटरेक्ट करें और आप सबको पता लगे कि इन्होंने किस तरह से ड्रॉप दिया, उसका खुद को दोबारा से मोटिवेट करा और इतनी अच्छी एक रैंक अचीव करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्षिता की क्विक इंट्रोडक्शन से। हर्षिता भोपाल से हैं, तो ये आपको अपनी सारी जर्नी बताएंगी इस पूरे इंटरव्यू के अंदर और आप सबको गाइड करेंगे किस तरह से आप लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करो और ये जो आपका क्रूशियल टाइम है लास्ट का, इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी प्रिपेयर करने की, उससे आपको कुछ टिप्स मिल रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हर्षिता की क्विक इंट्रोडक्शन से। सो हाय हर्षिता। हाय नमित, हेलो एवरीवन। मैं हर्षिता श्रीवास्तव, मैं भोपाल से ही हूँ और मेरी निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 116 थी। मैंने ग्रेजुएशन भोपाल से ही किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से बीसीए किया था बेसिकली। और उसके बाद वहीं पे मुझे एमसीए का पता चला था, तो फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड 2019 में मेरी रैंक 1200 समथिंग थी। फिर थोड़ा सा डर भी लगा कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, बट खुद को समझाया कि 1200 ले आए हैं एक साल में, तो थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो अच्छी रैंक आ सकती है। देन ड्रॉप लिया, देन प्रैक्टिस की, फिर से सब स्टार्ट किया एंड एट द एंड रिजल्ट अच्छा था। राइट हर्षिता, यार ये हो जाता है, मतलब बच्चों के अभी जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ डेली, तो वो भी बात करते हैं कि भाई हमने बहुत लेट स्टार्ट करा है, अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डर लग रहा है। तो मैं उनको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि यार अभी ड्रॉप देने का हमें नहीं सोचना है, पहले हमारे को पूरी मेहनत करनी है। जैसे कि तुमने बताया कि तुम फाइनल ईयर में थे, तुमने फाइनल ईयर के साथ तैयारी करी, तुम्हें लेट थोड़ा पता लगा था, पर तुमने ऐसी तैयारी करी कि तुम्हारे को तैयारी करने का ये फायदा हुआ कि तुमने अगर ड्रॉप भी लिया तो तुम्हारे को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। तुम्हारे पास इतनी तैयारी थी कि तुमने उसके आगे से शुरू करा। तो अभी भी जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है सबके लिए। तो अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अभी ड्रॉप का मत सोचो, अभी अपनी 100% मेहनत दो। यार अभी अगर तुम 100% लगा दोगे ना, तो तुम्हारे को आगे जाके ना, अगर तुम्हें ड्रॉप लेना भी पड़ता है तो तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बैकअप में कुछ होगा। तो हर्षिता, इसी के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि यार फैमिली के ऊपर भी होता है थोड़ा सा, और तुम्हें खुद को भी कन्विंस करना होता है कि अगर हम ड्रॉप लेने जा रहे हैं तो तुम्हारा मतलब कैसे सिनेरियो था, तुमने कैसे मतलब मम्मी पापा को बोला या कैसे मतलब खुद को भी मोटिवेट करा कि हाँ मेरे को ड्रॉप देना चाहिए। हाँ, जैसे निमसेट के बारे में वैसे भी ज्यादा किसी को पता नहीं होता है, तो मम्मी पापा को जब बताया था तो उनका यही क्वेश्चन था कि ये क्या होता है। निमसेट के बारे में बताया। एक्चुअली अब भोपाल में मम्मी पापा ऐसे भी कन्विंस हुए कि मैंने एनआईटी भोपाल है ना, तो उसके बारे में बताया। सबसे पहले यही बताया था कि हाँ मैं नेट में एडमिशन लूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। फिर फैमिली का मतलब पढ़ाई के लिए तो पूरा सपोर्ट है। हाँ, लेकिन जब ड्रॉप की बात आई थी तो सबको यही लग रहा था कि बीएचयू में अच्छी खासी सीट मिल रही है, तो बीएचयू क्यों नहीं जाना है, वो भी तो एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो बट मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया ड्रॉप लेने के लिए, फिर पापा ने भी समझा, मम्मी ने भी समझा। और पढ़ाई में तो अच्छी थी, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ तुम्हारे फ्यूचर की बात है, अगर एक साल से आगे की लाइफ अच्छी हो रही है, एनआईटी ऑब्वियसली एनआईटी होती है, तो फिर वो लोग भी मान गए। राइट, तो सबका प्रेशर बहुत होता है, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। राइट, और सबका एक सपना भी होता है कि यार एनआईटी जाना है, तो वो फिर वो चीज मतलब कहीं पे और नहीं मिल पाती। फिर अगर तुमने ये सब चीज देखी और हमसे भी जब से तुम्हारी बात हुई, तुमने बोला कि अगर मेरी इतने कम टाइम में अचीव कर सकती हूँ मैं अगर 1200 रैंक, तो उसके बाद अगर तुम पूरी मेहनत और पूरा फोकस करोगे तो तुम तो अच्छी रैंक अचीव करोगे, जो तुमने करी भी है, और तुम अभी एनआईटी सूरत कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन एनआईटी सूरत के लिए भी। थैंक यू। तो अब मैं चाहूंगा कि मतलब बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे कि लास्ट टाइम का जो हमारा टाइम होता है ना, इसमें डेली शेड्यूल कैसे मेंटेन करें। जैसे तुमने तो फाइनल ईयर के साथ भी तैयारी करी थी, तब तुम्हारा कुछ डेली शेड्यूल अलग होगा, और फिर तुमने ड्रॉप देके तैयारी करी, क्योंकि अभी बहुत सारे ड्रॉपर्स भी हैं, और अभी तो सिनेरियो है उसमें तो ऐसे ही है कि हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हैं, या बहुत सारे बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि तुम उनको डेली शेड्यूल अपना बताओ कि कैसे तुम मैनेज करते थे, मतलब डेली कोर्स को भी और साथ में पढ़ाई को भी। ओके, तो देखो, जब 2019 के लिए प्रिपेयर किया था तब मैं कॉलेज भी जाती थी और ट्यूशंस भी लेती थी, तो कॉलेज का भी प्रेशर था क्योंकि फाइनल ईयर था। तो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था कि मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था। मॉर्निंग में मैं रिवीजन करती थी मैथ्स का, निमसेट के लिए पढ़ती थी। फिर क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं मॉर्निंग में ही कोचिंग चले जाती थी, फिर वहीं से कॉलेज जाती थी 2 to 3 आवर्स के लिए, फिर रिटर्न कोचिंग आती थी। दिन में थोड़ा हमारी एनर्जी लो होती है, हम उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो उस टाइम मैं क्या करती थी, जो
पढ़ा हुआ है उसी के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, कुछ नया नहीं पढ़ती थी। राइट। फिर एक शेड्यूल जो सबको फॉलो करना चाहिए कि जो हम कुछ नया जिस दिन पढ़ रहे हैं, रात को सोने के पहले उसको दोबारा रिवाइज करें ताकि वो हमारे माइंड में बैठ जाए, हमको थोड़ा ध्यान रहे कि हमने क्या पढ़ा। आपने पढ़ लिया, आपने उसका रिविजन नहीं किया, कोई फायदा नहीं है। तो और कॉलेज अगर फाइनल ईयर के साथ अगर कोई कर रहा है तो इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन कोई इतनी टफ चीज नहीं होती, हम सबको पता है। तो थोड़ा भी टाइम अगर आप एंड में निकालोगे एग्जाम के 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले, दिन भर में मतलब 1 आवर भी सफिशिएंट होता है, आप उतना दे दो और फाइनल के साथ भी हो जाता है। 2019 का पेपर थोड़ा सा अलग था, तो उस साल मतलब थोड़ी प्रिपरेशन में शायद कमी रह गई थी या जो भी था, बट हाँ, बट उसमें भी लोगों ने सिलेक्शन लिया, तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब ड्रॉप लिया उसके बाद तो ये था, समझ ही नहीं पा रहे थे ना कि अब पेपर कैसा आएगा, किस लेवल की हमको तैयारी करनी है। तो 2019 का जब ड्रॉप लिया और जब दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो ये सोच के करी थी कि कुछ भी हो जाए इस बार पेपर निकालना और फिर से। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उतना ही बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर, क्योंकि बेसिक तो पहले से अच्छा था, उसी चीज को और आगे लेकर गए। जिसको कर रहे हो उसको उतने अच्छे, ये नहीं था कि सिलेबस कंप्लीट करना है दोबारा, ऐसा कुछ नहीं था। जो पढ़ रहे हो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। और ड्रॉप में हाँ थोड़ा सा डर रहता है। फिर मार्च तक तो मेरा यही शेड्यूल था कि दिन भर कोचिंग में रहते थे, रिविजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, मतलब जो भी करना है हमको पढ़ना है। बट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब थोड़ा सा मतलब वीक पड़ रहे पढ़ाई के लिए। वो सबके साथ ही, मतलब मेरे को पढ़ाई जा चुकी थी। राइट, हमारे साथ भी सेम सिनेरियो था। पर तुमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हर्षिता जो बोली वो थी यार कि तुम कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तुम अगर 1 घंटा जो एंड का होता है डे के अंदर अगर तुम रिवीजन का निकाल लो तो रिवीजन तुम्हारे को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता है कि रिवीजन से चीजें हमारे को एक बार रिकॉल करने में हेल्प होती है, क्योंकि हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं एक दिन में, मतलब हम देख बहुत कुछ लेते हैं, सुन बहुत कुछ लेते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि यार हमें उस चीज को जब तक रिवाइज नहीं करते या खुद से हम उसे करके नहीं देखते तो हमारे को चीज आती नहीं है। ऐसा वो होता है ना कि तुम जितनी मर्जी कुकिंग रेसिपीज देख लो, जब तक खुद खाना नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे को पता नहीं लगेगा टेस्ट क्या है उसका। तो वही चीज ये हो जाती है कि जब तक तुम उसमें घुसते नहीं हो खुद से, तो तब तक तुम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते तो तुम कर नहीं पाते। तो 1 घंटा रिवीजन, जैसे हर्षिता ने बोला कि अगर आप ड्रॉप भी दे रहे हो नहीं भी दे रहे, तो जो 1 घंटा रिवीजन था वो उसने कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करी। राइट हर्षिता? तो उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेटेजी थी तुमने जैसे अपने बताया कि तुम सुबह करते थे 3 घंटे मैथ्स का, एमसेट का, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स का देखते थे, तो मैं ये बोलूंगा कि तुमने कौन सी बुक्स रेफर करी थी? और अभी ऐसे 2021 वाले बच्चों का पेपर जस्ट आ ही रहा है, तो उनको तुम लास्ट मोमेंट पे क्या टिप्स दोगे कि वो क्या क्या चीज सॉल्व करें, और इसी के 2022 और 2023 बैच आगे आने वाले टाइम में मतलब जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो प्रैक्टिस करे, तो उनका ऐसे नॉन चीज बैकग्राउंड भी है, नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करे कि ऐसे उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आ जाता? ओके, तो जो 2021 वाले हैं, देखो अब अगर ये बोलो कि थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मतलब होता है, बट एग्जाम के इतने पहले अगर आप दोबारा थ्योरी लेकर बैठ जाओगे तो आप क्वेश्चंस कब करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, टेस्टिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो आप जितना कर सकते हो आप उतने ज्यादा टेस्ट दो। टेस्ट से भी ज्यादा जरूरी उनका एनालिसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए ना मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, आप 40 अटेम्प्ट कर रहे हो, 30 राइट हो रहे हैं, 10 रॉन्ग हो रहे हैं, तो उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है। हाँ, और जो 22 वाले हैं, 23 वाले हैं, तो उनको तो आई थिंक अभी बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए। देखो 2020 का पेपर आप उठा के देख लो, जिसके बेसिक क्वेश्चन ही थे ना। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि अगर आपने अच्छे से सॉल्व करे तो आपको पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। तो हाँ, तो बेसिक्स पे बहुत, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक दिन में थ्योरी पढ़ी, हम सोच रहे हैं कि हम उसके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन उसी दिन कर लें, कोई जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग से बेसिक्स क्लियर करते चलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, हो सकता है आपसे उस टाइम ना बने, बट जब हम उस टॉपिक का रिवीजन करते हैं, बाद में 1-2 महीना दोबारा उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या फ्रेंड से किसी से भी पूछते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन बन जाता है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, टफ भी होते हैं और माइंड में भी बैठ जाते हैं, इसका आंसर ये है, याद नहीं करना है बट माइंड में हाँ बैठ जाता है। हाँ, धीरे-धीरे पैटर्न समझ आता है तो हम उन क्वेश्चन को कर पाते हैं। पैटर्न समझ में आता है। और बहुत अच्छी बात जो बोली ना वो ये थी कि अर्चिता की प्रीवियस ईयर्स को देखो, एनालिसिस जरूर करो। ये बात मैंने भी बच्चों को बोलता हूँ कि तुम 40 क्वेश्चन करो, उसमें से 30 सही हो और 10 गलत हो जाए, तो वो 10 गलत तुम्हारे को ज्यादा लॉस में लेके जाएंगे। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि तुम कैसे नेगेटिव मार्किंग को इम्प्रूव करो, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक करना।
तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे साथ भी बहुत बार होता था कि हम अपने जब मॉक देते थे, मॉक में देखते थे कि नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से रैंक कम हो रही है। तो नेगेटिव पे ज्यादा इंप्रूव करना है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पे वर्क करो और एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा करो पेपर का। पेपर एनालिसिस करने से क्या होता है कि तुम्हें चीजें क्लियर होती है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से इस टाइप का नहीं बन रहा। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे पूरा पूरा टॉपिक नहीं बना है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं आता, हम सोचेंगे पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा, लेकिन दिक्कत क्या है, सिर्फ एक टॉपिक के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर। तो आप उसको पक्का करो। और 2022 और 2023 वाले उन पे तो बिल्कुल सही कहा कि भैया बेस पे काम करो। बेस के लिए आई गेस अच्छा एनसीईआरटी रेफर करी थी तुमने, और फिर आरडी के कुछ क्वेश्चंस करे थे, यस, राइट? तो हाँ, सीआरटी और यस, आरडी को रेफर करो, और साथ ही साथ अगर तुमको ऑब्जेक्टिव बुक शुरू करनी है तो पहले जब तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए, तब तुम इन सब्जेक्टिव बुक्स को सॉल्व कर लो, इनके सारे एग्जांपल्स लगा लो, फिर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक के लिए सकते हो, लाइक सेल्स स्कॉलर हो गई, एमएल खन्ना हो गई। तो उनको आप जब सॉल्व करोगे तो आपसे उससे ऑब्जेक्टिव की जो अप्रोच होती है वो क्लियर होती है, राइट हर्षिता? तो हर्षिता, बच्चे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो तुमने मतलब सारा सिनेरियो देखा है। 2019 का सबसे टफ पेपर भी तुमने हैंडल किया है, और 2020 का सबसे टफ मतलब इजी पेपर भी तुमने हैंडल किया है, राइट? इजी, तो हाँ। हाँ, राइट। तो 2019 का सबसे हार्ड और 2020 का सबसे इजी। तो तुम्हारा मतलब बच्चों को क्या तुम कहते हो कि वैसे बच्चे बोलते हैं कि भैया इतने क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, तो तुम क्या मतलब बताते हो कि हाँ तुम्हें लगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पेपर के अंदर? हाँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रिपीट होते हैं, कुछ का डेटा चेंज होता है। इवन करेक्ट। 2019 में भी क्वेश्चन रिपीट थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रिपीट नहीं थे, उसमें भी थे, 20 में भी थे। तुमको क्या करना है, मतलब जो पेपर दे रहे हैं, रॉन्ग रिड्यूस करना है, सबसे जरूरी वो है। मैंने निमसेट में 2020 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने सिर्फ 35 क्वेश्चंस किए थे मैथ्स में, और मेरे सिर्फ 2 रॉन्ग थे। राइट। और कंप्यूटर में मेरा एक भी रॉन्ग नहीं था, और रीजनिंग में भी मैंने ज्यादा नहीं 25 किए थे, उसमें भी मेरे सिर्फ 2 रॉन्ग थे। तो रॉन्ग कम करने की वजह से मेरी रैंक इतनी इम्प्रूव हुई। एग्जैक्टली। रॉन्ग रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। रॉन्ग रिड्यूस कैसे होते हैं, ऐसा नहीं होगा ना कि अगर आपको रॉन्ग रिड्यूस करना है तो आप अटेम्प्ट ही कम करने लगो, ऐसा नहीं सोचना है। उसके लिए आपको करना है पेपर एनालिसिस। अगर आपके मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पूरे टॉपिक में सब, ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं ये नहीं बोल सकती मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ने नहीं बैठ जाऊंगी, वो गलत हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज डिवाइड करो कि आपका कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है। अगर 5 में से अगर आपको 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एक टॉपिक के, तो आपका सही सही चल रहा है सब। बट अगर 5 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और उसमें से भी एक गलत हो रहा है, तो रिवीजन की जरूरत है। ये बहुत और अच्छे रही टिप है, बात राइट। प्रीवियस और प्रीवियस ईयर के पेपर की बात है, तो मैंने 2019 में इतने अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए थे जितने अच्छे से मैंने 2020 के लिए किए। मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस पहले कलेक्ट किए, और फिर मैं उनका एनालिसिस स्टार्ट किया कि अगर वेक्टर है, सबसे ज्यादा वेक्टर्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वेक्टर में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन मैंने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी देखी तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट भी होते हैं, प्लस जेई और एआई ट्रिपल के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो फिर उनको देखा कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर एंड में उनको भी किया। और ट्रिग्नोमेट्री सबको बहुत परेशान करती है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी एक चीज देखी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितना ज्यादा मैं परेशान होती थी, तो मैंने उसको उतना ही रखा। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कुछ और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, उसको उतना ही रखा। इनवर्स भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं आता कि जो डोमेन रेंज वाला सबको परेशान करता, उतना ज्यादा नहीं आता। तो उस चीज को ऑब्जर्व किया कि पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही पढ़ना है, पढ़ना क्या है उसके अकॉर्डिंग किया, वो चीज बहुत भाई वर्क जैसे हम करती है। कहते हैं कि निमसेट जो है भैया वो जेई मेंस इतना मुश्किल है, जेई एडवांस जैसा मुश्किल पेपर नहीं है। इसमें 120 मिनट से 120 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल भी इस तरह से मेंटेन करते हैं कि 30 इजी क्वेश्चन होते हैं, 30 मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप फॉर्मूला लगा के कर रहे होते हैं, और 30 हार्ड क्वेश्चन और 10 हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये 10 इजी, 30 मीडियम और जो 10 हार्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको 10 हार्ड को करना ही नहीं है, आप उसको छोड़ दो। अब जैसे हर्षिता ने बिल्कुल इतना अच्छा बताया कि जैसे उसके 35 क्वेश्चन में से 2 गलत थे, और जैसे उसने मैथ्स में 35 करे 2 गलत थे, और लॉजिकल रीजनिंग में 25 में से कुछ 4 गलत थे, राइट? अब मैं अगर आपको दो, अपना बताऊं तो हाँ 2 गलत थे। तो अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने 38 क्वेश्चंस करे थे, तो कहने को मैंने क्वेश्चन ज्यादा करे थे, पर मैंने 30 करेक्ट थे और 8 रॉन्ग थे। तो आप देखो क्या रैंक का कितना डिफरेंस आ जाता है कि 116 और 233। तो मैंने जैसे अपने पूरे पेपर का अपना एनालिसिस तो बता रखा है, आप लोग जाके उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। तो अब ये देखो क्या रॉन्ग करने से आपको ये लाइव एग्जांपल मिल गया कि वहां पे 2 रॉन्ग है, यहाँ पे 8 रॉन्ग है, तो रैंक में कितना फर्क आ जाता है। तो इस चीज को आप जितना एनालाइज करोगे, जितना अच्छे से समझोगे और टॉपिक्स पे जब वर्क करोगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। इस पे सिस्टमैटिक स्टडी की वीडियो भी है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से हमारे को पढ़ना चाहिए।
तो राइट अर्षिता, तो यार अगला क्वेश्चन मेरा अर्षिता ये होगा कि यार अभी जैसे कोरोना का बहुत टफ टाइम है, बच्चे बोलते हैं बहुत डीमोटिवेशन हो रही है और सिचुएशन बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गई है। ऐसे हमारे टाइम पे भी था यार कि 2 बार पेपर पोस्टपोन हाँ हुआ, डेट आई, फिर दोबारा पोस्टपोन हुआ, तो हम भी थोड़ा सा मतलब कहीं पे डीमोटिवेट हो गए थे। मतलब पहले तो खुशी हो रही थी कि पेपर पोस्टपोन हो गया, सारा टाइम मिल गया, पर फिर बाद में ऐसे हो गया था कि यार ले लो, बहुत मतलब अनसर्टेन सा सिचुएशन था। और बहुत जैसे अभी हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा नहीं है और पढ़ाई का मन नहीं करता है जब न्यूज़ देखो या कुछ करो। तो मैं चाहूँगा कि तुम बच्चों को कुछ ऐसी टिप्स दो कि तुमने जैसे अपना क्या तुम्हारा टाइम था, तुमने कैसे खुद को शेड्यूल करा, कैसे मैनेज करा अपने शेड्यूल को कि नहीं यार पॉजिटिव रहना है, एक पूरी अप्रोच रखनी है? ओके। हुँ, सो लास्ट ईयर मई में एग्जाम होना था और मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो राइट। मार्च में 22 से लॉकडाउन था ना, तो मार्च तो हमारा मतलब 1 वीक ऐसे ही चला गया था कि लॉकडाउन लग गया है। हुँ, है ना? मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। फिर जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ तो याद आया कि हाँ, निमसेट देना है, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे फिर से स्टार्ट की, मतलब फिर से पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू की। हुँ, क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ती थी, तो घर पे क्या है शेड्यूल बनने में टाइम लगा। देन पेपर पोस्टपोन हुआ, तो हमको लगा कि ठीक है, मई में नहीं है तो जून में हो जाएगा। जून में भी नहीं हुआ, जुलाई में भी नहीं हुआ। फिर हाँ, मुझसे ज़्यादा टेंशन मेरे घरवालों को थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इसने बीएचयू की सीट छोड़ दी है, इस हुँ, बार हुँ, पेपर का कोई अता-पता नहीं है, तो उन लोगों को ज़्यादा टेंशन थी। राइट। और मेरी भी पढ़ाई, जब पेपर पोस्टपोन होता है ना, तो आप एक टाइम तक खुद को तैयार रखते हो कि हाँ, हाँ, ठीक है, पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद आपको भी लगता है कि अब तो पेपर हो जाए, अभी भी नहीं हो रहा है, तो आप पढ़ना एक तरीके से छूट जाता है। वो आप जानबूझ के नहीं करते, वो अपने आप होते जाता है। मेरे साथ भी हुआ। एग्ज़ैक्टली। अ, बीएचयू के एग्ज़ाम आई थिंक अगस्त में 26 था, को, अगस्त एंड 26 में, अगस्त को था। 26 को, राइट। और उसकी डेट आई थिंक अगस्त स्टार्टिंग में आई थी। हुँ, हुँ, तब तक पढ़ाई गायब हो गई थी। गायब इन द सेंस ऐसा नहीं था ना कि जैसे पहले पढ़ते थे प्रॉपर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। टेस्ट राइट। दिया, टेस्ट का एनालिसिस किया, इतना ही होता था। रिवीजन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। टेस्ट, टेस्ट का एनालिसिस, कितने मार्क्स आ रहे हैं, यही देखा जा रहा था। बट जब बीएचयू आया तो फिर सोचा हाँ, अब आने लगे, एग्ज़ाम होने लगे तो निमसेट भी जल्दी हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो फिर बीएचयू के एग्ज़ाम के बाद मैं बोल सकती हूँ कि फिर से रिवीजन स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्पीड बनी फिर से, और तब से फिर मेरा फिर अच्छा हुआ हुँ, पढ़ना सब। और हमारा अक्टूबर में था निमसेट, तब तक तो सब सही हो गया था। राइट। और यही जो है कि तुम्हारी आपको खुद मोटिवेट मोटिवेशन, रहना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly. और तुम्हारी मोटिवेशन तो तुम बताते थे हमारे को कि भाई सूरत कल की है, कि तुम बीच को इमेजिन करते थे सूरत कल के, तो वो था कि एक मेन फोकस रहता है कि बच्चे अपना एक मोटिवेशन बनाते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो जैसे हर्षिता का था कि वो बोलती ट्रिची नहीं जाना, मेरे को सूरत कल जाना है। तो ये बात थी कि यार मतलब उसकी वो मोटिवेशन थी। तो जैसे ही आप लोगों का होता है तो यार अपनी खुद की मोटिवेशन बनानी है। और जैसे तुमने अभी हर्षिता का केस सुना, फिर हम भी डिमोटिवेट हुए थे, पर डिमोटिवेट हम अगर कब तक रहेंगे? बात ये है कि हमारे को करना तो वो है ही ना चीज़ कि आज करें या बाद में करें। तो अभी का जो टाइम है ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। हाइड्रेटेड रहो, एक्सरसाइज डेली करो, खुद से एक पॉजिटिव टॉक रोज करो और अपनी मोटिवेशन सेट कर लो। भैया अगर तुम्हें सूरत कल जाना है तो सूरत कल के भैया वॉलपेपर बना लो, ट्रिची जाना है ट्रिची की लैब का अपना एक वॉलपेपर बना लो, कि तुम जब रोज सुबह उठो उसको देखो तो तुम्हारे अंदर से ही मोटिवेशन आए, अंदर से ही आग निकले कि भैया मेरे को करके दिखाना है, मेरे को फोड़ना है। तो चलो यार सूरत कल की बात हो ही गई है, तो मैं हर्षिता अगला क्वेश्चन बच्चों ने ये था कि सूरत कल में ऑनलाइन क्लासेस का कैसा मतलब सिनेरियो चल रहा है? कैसे तुम्हें मतलब सूरत कल का ऐसे कि एक्साइटमेंट तो सबको ही होगी अभी विजिट करने की, जैसे हमारे को कैलिकट के लिए है तो तुम्हारे को तो और ज्यादा होगा कि इतना सुंदर कैंपस है। मतलब एक ही इंडिया में कॉलेज है इसके अंदर खुद का प्राइवेट बीच है और सीएस डिपार्टमेंट से 5 मिनट की वॉकिंग पे है, ऐसे हम फोटोज में देखते थे। तो कैसा मतलब अभी ऑनलाइन का सिनेरियो है और क्या एक्साइटमेंट है अभी? हाँ, एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि ऑब्वियसली सूरत कल ही जाना था, हम्म, है ना? तो लाइट हाउस का वॉलपेपर बना रखा था और दिमाग में सूरत कल ही था। हम्म, तो उससे मोटिवेशन बहुत मिलती थी। हाँ, जैसे लॉकडाउन में डिमोटिवेट होते थे ना, तो यूट्यूब ओपन करा, सूरत कल कोई देख लिया, दर्शन कर लिए, भगवान कैसे बोलते हैं ना, राइट, राइट। तो खुद को मोटिवेट रखा। हम्म, और अब जैसे तुमने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस का है, तो हम्म, एकेडमिक्स सूरत कल में बहुत ज़्यादा आपको बॉदर नहीं करती, बहुत ही लाइट है। और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हम्म, और एग्जाम्स होते हैं। अभी एंड सेम कल ही हम लोगों के खत्म हुए। राइट। मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है यहाँ पे पढ़ाई का। आप अपने कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हो, और ऐसा हम्म, कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। राइट। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है कि डेली क्लासेस हो रही है तो आपको बिल्कुल सुबह से शाम तक बैठना। क्लासेस भी ऑल्टरनेट होती हैं और आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। एंड सीनियर जूनियर
मतलब सीनियर्स इंटरेक्शन। भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्शन, हाँ, सीनियर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने हमको बहुत गाइड किया था कैसे क्या करना है। अब राइट। जा नहीं पाए तो थोड़ा-सा लगता है कि जो हमारे बैचमेट्स हैं, उनसे ही हम लोग नहीं मिल पाए, बट क्या कर सकते हैं। चलो ये भी टफ टाइम है, बस एक छोटा-सा फेज़ है लाइफ का, सब प्रे कर रहे हैं जल्दी-जल्दी सिचुएशन ठीक हो, हाँ, हम सब कॉलेज पहुँच पाएँ, जो हमारे जूनियर्स अभी वीडियो देख रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पेपर हो, वो भी हमारे साथ आ पाएँ, उनसे भी अच्छा-सा इंटरैक्ट हो। अब तो मेरे को लगता है साथ में ही शायद जाना होगा, अभी सेकंड साथ सेमेस्टर में ही भी हमारा जाएँगे। ऑनलाइन शेड्यूल हो गया है, तो शायद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे साथ ही जा रहे होंगे। फिर बहुत अच्छा लगता है मतलब जब ऐसी बातें होती हैं, और सीनियर जूनियर इंटरैक्शन यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको एनआईटीज़ के अंदर इतना अच्छा, जैसे आईआईटीज़ की बात हो गई, एनआईटीज़ की बात हो गई, तो यहाँ पे यार आपके जो टीचर्स होते हैं वो एक तरह से आपके सीनियर्स ही होते हैं, वो आपको जो गाइडेंस देते हैं ना, वो आपकी लाइफ टाइम हेल्प करती है। और एकदम मेंटर की तरह वो आपसे बात करते हैं और बिल्कुल आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि आपको एक पूरा गाइडेंस जो मिलती है वो बहुत बेस्ट होती है, चाहे आप वो फिर सूरतकल की हो या कैलीकट की हो, हर जगह की ही बेस्ट है। तो हर्षिता, एक और मेरा क्वेश्चन था, ये थोड़ा-सा अलग क्वेश्चन था, लाइक कि जो एमसीए डिपार्टमेंट है सूरतकल का, वो मैथमेटिक्स के अंदर आता है। और जैसे कि अगर हम ट्रिची की बात करें तो ट्रिची का जो एमसीए डिपार्टमेंट है वो मतलब सेल्फ में किसी की डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है। और कैलीकट की बात करते हैं तो एमसीए का डिपार्टमेंट सीएससी डिपार्टमेंट, मतलब जो हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है। तो क्या तुम्हें कोई चेंजेस लगे या कुछ ऐसा फील हुआ कि एमसीए डिपार्टमेंट हमारा मैथ्स में है तो कुछ हमारे को कमी है, या कुछ ऐसा कुछ फील हुआ कभी तुम्हारे को? अभी तक तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ और सीनियर्स को भी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। उन्होंने भी हमें ये बात बताई थी कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई पार्शियलिटी होगी कि तुम्हारे पास सेपरेट हुँ, डिपार्टमेंट नहीं है। हुँ, ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। हमारा ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ और हमारे जो एचओडी हैं, वो भी हमसे इंटरैक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में। उन्होंने हुँ, भी ये बोला था कि आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है। पूरा सपोर्ट रहता है डिपार्टमेंट से। राइट। फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, जो मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल साइंस डिपार्टमेंट है हमारा। 90% फैकल्टी तो पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं, मतलब मैंने हाँ, देखा है। पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं और बस थोड़ा-सा क्लब का रहता है। बहुत ज़्यादा क्लब्स में एमसीए वालों को एंट्री नहीं रहती है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती तो है। वो बाकी खुद के तो ऊपर ही होता है, सब वो तो सही है। कम सब जगह ही होता है, राइट। हाँ, तुम्हें थोड़ा खुद से एफर्ट लगाना और पड़ता है, तुम्हें खुद अप्रोच करना पड़ता है, खुद के मतलब स्किल दिखाने पड़ते हैं, तो वो होता है। राइट, तो ये तो हर जगह का सिनेरियो है, पर जैसे ओवरऑल जैसे हम कहते हैं तो वहाँ पे तो बाकी सूरत का तो वैसे बहुत ही अच्छा है। और अगर हम प्लेसमेंट्स की भी बात करें अब, तो जैसे कि मेरे को पता है कि कुछ एवरेज प्लेसमेंट्स की 10 से 12 लाख रहती है, और टॉप मतलब हाँ, जो प्लेसमेंट्स रहती हैं वो आई गेस कुछ 40 एलपीए अराउंड रहती हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। कंपनीज भी बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं, अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स है, अमेज़न है, इंटर्न्स भी बहुत अच्छी-अच्छी मिलती है। इवन सेकंड ईयर के एंड में तुम समर इंटर्नशिप्स कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है और यस, बहुत सारे बच्चों को इसमें मौका मिलता है, उसमें आपको कोई पार्शियलिटी नहीं मिलेगी। और बाकी अगर आप प्लेसमेंट की बात करो तो 99% प्लेसमेंट पिछले साल भी गई थी, और 90% से ऊपर ही मेरा स्कोर की प्लेसमेंट रहती है। तो हर्षिता, एक आखिरी सवाल था बच्चों का कि लोन प्रोसेस कैसा रहता है, मतलब सूरत कल में कि लोन प्रोसेस का, या जो हमारे को कुछ रिटेंशंस मिल जाती हैं, तो उसका कुछ अगर तुम्हें आइडिया हो तो बताओ? हाँ, लोन प्रोसेस बहुत ईज़ी होता है। अगर आप कैंपस में रहते हो तो और ही ईज़िली हो जाता है क्योंकि हमारे सीनियर्स ने जिन्होंने भी लोन लिए हैं, उन्होंने कैंपस वाली ब्रांच से ही लिए हैं। हुँ, बट अभी थोड़ी-सी दिक्कत ये हो गई थी कि हम लोग सब घर पे हैं, तो उतना क्या हम लोगों का आना-जाना बैंक बैंक वाली ब्रांच में नहीं हो सकता था, तो ज़्यादातर लोगों ने अपने होम टाउन से लिया है। होम ब्रांच से लिया। बट जो भी लोन प्रोसेस है, आपको सीनियर्स पूरा गाइड करते हैं। मैंने तो मतलब एक-एक चीज़ सीनियर से पूछी थी, ये वाला फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑनलाइन है तो सर क्या प्रॉब्लम होगी? उन्होंने मुझको एक-एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाई थी और मैंने भोपाल से ही लोन लिया है। मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिन्होंने सूरतकल के बैंक से ही लिया है। वहाँ पे 2 बैंक हैं, एक एसबीआई, एक कैनरा बैंक। तो आप किसी से ओके। भी ले सकते हो, तो बहुत आई ही गेस ईज़ी मतलब प्रोसेस होती कोई है। मतलब मुश्किल नहीं है, ऐसे बच्चों को लगता है कि लोन का क्या होगा, कोई कैसे मुश्किल होगा? नहीं होती। राइट, नहीं, तो ये नहीं, कुछ कोई बच्चों का प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं था, होती। तो आई गेस ये क्लियर हो जाएगा। बाकी एनआईटी वालों को तो वैसे भी ईज़िली मिलता है लोन। राइट, टायर यूनिवर्सिटी है हमारी। और बाकी कोई दिक्कत है तो हर्ष जैसे सीनियर है, और भी बहुत सारे सुपर सीनियर्स हैं हमारे, जिनसे हमारा इंटरेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा गाइडिंग और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे मैंने बताया था कि भाई ट्रिची वाले लोग हमारे को सपोर्ट करते हैं, वैसे सूरत वालों के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। सारे इंटर एनआईटीज़ मतलब बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, और आप किसी को भी हेल्प करोगे, किसी को भी अप्रोच करोगे, तो कोई आपकी कभी मदद मतलब मना नहीं करेगा आपको मदद यस। करने से। तो हर्षिता, यार लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि तुम्हारे को यूजी से पीजी में आके क्या चेंज फील हुआ? तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब क्या चेंजेस तुमने देखे, और कैसा, मतलब जैसे सीनियर जूनियर इंटरेक्शन को तुमने बताया, तुम्हें क्या-क्या ऐसे चेंजेस फील हुए क्या, जो तुम्हें एनआईटी में आके लगा कि हाँ यार, ये एक अलग चीज़ थी जो तुमने अचीव करी है? हाँ, ग्रेजुएशन मैंने भोपाल से ही किया था, गवर्नमेंट कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज था स्पेशली, तो हुँ, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अंडर ग्रेजुएशन में तो नहीं हुआ था। बट हाँ, एनआईटी में आके बहुत सारी चीज़ें पता चली, जो ग्रेजुएशन में
हमारे अंदर मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है ना, तो इतना यूजी में उसमें कोई इतना डेवलपमेंट नहीं था, इंटरव्यू प्रिपरेशन उतनी ज्यादा नहीं थी, सीनियर्स भी ठीक ठाक ही थे और कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो एनआईटी में आके ये सारी चीजें बहुत चेंज हुई हैं। मैं अगर बोलूँ कि सीनियर बहुत सपोर्टिव है यहाँ के, है ना। तो राइट वो जब आपको बताते हैं ना आपकी एनआईटी में जब वेलकम करते हैं वो आपको, तो आपको फील होता है कि हाँ आप एक एनआईटी में आए हो, आपके सीनियर्स ने जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं वो अगर वो आपको बताते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ हम एक एनआईटीएन है। जैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि थैंक गॉड मैंने ड्रॉप किया और मैं बीएचयू नहीं गई। मेरा एक्सपीरियंस ये था एनआईटी में आने के राइट। बाद, सीनियर से एक इंटरेक्ट होने पाथ के मिल जाता बाद। है पूरा, एक मतलब एक क्लियर मिल जाता हाँ, है, एक रोड मैप मिल जाता है फॉलो सीनियर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको, आगे तक की पूरी तैयारी वो करवाते हैं, मतलब हर चीज गाइड करते हैं, वो पूरा रोड मैप बता देते हैं आपको। राइट हर्षिता। तो हर्षिता इस मतलब इंटरव्यू को बस अब हम एंड करते हैं यार। लास्ट में मैं चाहूंगा कि तुम बच्चों को ना कुछ इस समय स्ट्रैटेजी या कुछ इस लास्ट मोमेंट टिप्स बता दो जिससे मतलब वो अपने आप को एक्सेल कर सके, क्योंकि बच्चे थोड़े से अभी सिचुएशन के साथ भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो कुछ मोटिवेशन वाली चीज है उनको, या उनके लास्ट मिनट कुछ ऐसे टिप्स जिनसे वो प्रैक्टिस करें और अब बस अपना पेपर फोड़ के निकले। हाँ, तो देखो यही है कि सबसे पहली बात आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। इस बार कोविड की जो बोलते हैं ना जो भी सिनेरियो हमारे लास्ट ईयर से ज्यादा बेकार है। तो राइट सबसे पहले आपको ना अपने माइंड को मतलब आपको ना बहुत स्ट्रांग रखना है खुद को। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि पेपर नहीं हो रहा है कुछ भी। आपको खुद को बहुत स्ट्रांग रखना है। आप ये मत सोचो कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है तो हाँ पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी। भले ही पेपर कभी भी हो, माइंड में तैयार रहो कि हाँ पेपर होना है, मुझे डेली वैसे ही पढ़ाई करनी है जैसे मैं हमेशा करता था या करती थी। और अच्छा। डेली रिवीजन, रात को सोने के पहले क्वेश्चन पेपर को उठाना है, देखना है। मतलब सोने का ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल चलाते चलाते सो रहे हैं। हाँ, पेपर हाथ में या कुछ भी क्वेश्चन राइट है उसके साथ सोना है। और खुद को मोटिवेट रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, नमित ने भी बताया जैसे, और हाइड्रेट रहना है। खुद को भी सही रखना है, फैमिली को भी सही रखना है, तभी कुछ हो सकता है ना। आपको यार डिमोटिवेट बस खुद भी यही नहीं होना, काम करो दूसरों अभी। को भी नहीं होने देना। न्यूज जितनी कम से कम सुन सकते हो ना उतनी कम से कम न्यूज सुनो, हाइड्रेटेड रहो, हाँ एक्सरसाइज करो और रोज रात को प्रीवियस ईयर का पेपर करके सो। वो आपको जो है ना मतलब एंड के अंदर एक अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर पेपर जितना सॉल्व करोगे तुम उतना पैटर्न से फेमिलियर रहोगे। पैटर्न से फेमिलियर रहोगे तो भाई तुम जब एक्चुअल पेपर देने जाओगे तुम्हें लगेगा, तुम एक्चुअल पेपर दे रहे हो तुम्हें लगेगा कि ये भैया मॉक पेपर जैसा ही है, मैं इसको एक मॉक की तरह ही दे रहा हूँ। तो यार हर्षिता थैंक यू सो मच यार, इतनी अच्छी गाइडेंस के लिए बच्चों को। मतलब मैं खुद दोबारा से मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ कि इतनी ज्यादा पॉजिटिव तुमने एनर्जी दी है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर्षिता से मतलब कभी भी अगर देखेगी तो वो रिप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहेंगे हम दोबारा हर्षिता से बात करें, जब पेपर का टाइम आ रहा होगा तो हम दोबारा से हर्षिता से बात कर लेंगे। और आप सबको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप एक लाइव सेशन में भी उससे पूछ सकते हो। तो चलिए यार इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टडी वेल एंड प्रिपेयर वेल। ऑल द बेस्ट। Closed doors, I'm a fool for your love.